टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनको एफआईआई एंड प्रमोटर दोनों के दोनों कंटिन्यूअसली परचेस करते जा रहे, बाय करते जा रहे। अब देखो, वैसे तो स्मॉल कैप स्टॉक है, मतलब छोटी छोटी कंपनी है, पर छोटी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी एफआईआई इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब एफआईआई के जब भी कुछ पे पैसा इन्फ्यूज करता है तो उनकी बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, तो वो रिसर्च टीम अच्छे से रिसर्च करके पैसा डालती है। स्मार्ट मनी है वो, एक तरह से अपना पैसा इतनी जल्दी डूबने तो नहीं देगा, तो इसलिए उन स्टॉक को देखना जरूरी पड़ जाता है जहां पे स्मार्ट मनी अपना पैसा डाल रहे हैं। दूसरा, प्रमोटर जब खुद की कंपनी पे शेयर खरीदने पे आ जाए तो आप समझ लो प्रमोटर तो क्योंकि इनसाइडर बंदा है, उनको पता है कि कंपनी का आगे क्या होने वाला है, तो मतलब उनको अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, उनको अच्छी खासी इनसाइडर ट्रेडिंग है कंपनी के बारे में, वाला इनसाइडर न्यूज है। तो इस वजह से प्रमोटर भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंट है कि हमारी कंपनी ग्रो होने वाली, अच्छी होने वाली है, इसलिए जनरली प्रमोटर ऐसे पैसा अपनी कंपनी में इन्फ्यूज करते हैं और ज्यादा परचेस करते हैं उनके शेयर्स को। तो आइए बात करते हैं कौन से वो स्टॉक्स जिनको एफआई और प्रमोटर दोनों लगातार परचेस करते जा रहे हैं। बट उसके पहले किसी ने प्लीज वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड हाँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो चलिए आइए अपन शुरू करते हैं, एक एक करके स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करते हैं अपन। यहाँ पर पहला अपना स्टॉक है ई क्लर्क सर्विस लिमिटेड। अब इसके कितने स्टॉक मतलब प्रमोटर ने और एफआईए ने कितना स्टेक बाय करा वो भी अपन आगे आगे देखेंगे। बट उसके पहले एक बार कंपनी समझते हैं, कंपनी करती क्या, ई क्लर्क सर्विस लिमिटेड। स्मॉल कैप कंपनी है सारी की सारी। ये कंपनी केपीओ है। केपीओ मतलब जो आउटसोर्स कंपनी होती है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग पार्टनर, ये बड़ी बड़ी एमएनसी जितनी भी होती है। आप मान लो जितनी भी वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी चलती है, ग्लोबल बैंक चलते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक चलते हैं, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी, वर्ल्ड वाइड में जो बोल रहा हूँ, यूएसए, यूरोप वगैरह सब, कोई भी काम होता है वो कंपनी इनको आउटसोर्स करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, जैसे बैंक है, अगर कोई भी यूएस का बैंक है, कोई भी बड़े बड़े बैंक है, तो यूएस बैंक वगैरह क्या करते हैं, अब उनको पता है कि देखो जितने भी बैंक वगैरह है, अगर कोई भी कस्टमर आएगा लोन लेने के लिए, एफडी करने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए, आपको पता है कि बैंक वाले केवाईसी कराते हैं। हाँ, केवाईसी कराते हैं। किसी को लोन दिया होता है तो देखते हैं कि कोई बंदा लोन लेते वक्त फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहा है। किसी भी बंदे की अगर क्रेडिट वर्थिनेस देखनी होती है कि ये लोन लेने लायक है भी या नहीं है, तो ये सारे काम बैंक खुद से ना करके ये किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं, वो है ई क्लर्क सर्विस लिमिटेड। कि अब थर्ड पार्टी जो है ना, वो इनके लिए कस्टमर की केवाईसी करेगा, देखेगा कस्टमर कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, क्रेडिट वर्थिनेस है या नहीं, कस्टमर सही से कर रहा है, चीजें कर रहा है नहीं कर रहा। सिमिलरली आप देखो, मतलब और भी है, तो मैंने बैंक का एक एग्जांपल लिया, जितनी भी वर्ल्ड वाइड जो टेलीकॉम कंपनीज है, वो टेलीकॉम कंपनीज के आप देखो भाई मिलियंस बिलियंस के अंदर यूजर होते हैं, तो इतने बिलियंस में यूजर्स को संभालना टेलीकॉम कंपनी के बस की बात नहीं होती, उनका कोर काम नहीं है। तो जितनी भी अगर कोई भी कंज्यूमर की कंप्लेन आ रही है कि कोई भी टेलीकॉम रिलेटेड कंप्लेन है, या फिर उनको कोई भी इश्यू हो रहा है कि उनका बिहेवियर नोटिस करना है कि किस एरिया के अंदर नेटवर्क सही नहीं आ रहे, किस एरिया के लोग रिचार्ज नहीं करा रहे, किस एरिया के लोग रिचार्ज ज्यादा करा रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बना के देनी होती है। वो सारी रिपोर्ट्स कौन बना के देता है, काम चीजों को सोल्व कौन करता है, सारा का सारा वो ई क्लर्क सर्विस लिमिटेड करता है। सिमिलरली जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बात कर लो, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक, उनको टाइमली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मंथली रिपोर्टिंग करनी होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक कैसा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, किस जगह से आपको पैसा आ रहा है, किस जगह आपको लॉस हो रहा है। ऐसी अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग्स होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पेंडल बनाने होते हैं, वो सब ई क्लर्क सर्विस। मतलब ये हर तरह का, मतलब जितनी भी आउटसोर्सिंग का काम है सब तरह का करता है। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है, मैंने बोला इसके बाद जो वर्ल्ड के ग्लोबल फॉर्च्यून 500, ग्लोबल बैंक, इन्वेस्टमेंट, ई कॉमर्स कंपनीज, टेलीकॉम, सब इससे ही कराती है। इवन ये डाटा एनालिटिक्स भी करके देती है, कंपनी के अंदर एआई ऑपरेशन के थ्रू काम भी करती है। फाइनेंस प्रोसेस आउटसोर्स, किसी को फाइनेंस का काम कराना है, मतलब जो रिपोर्टिंग करनी है, फाइनेंस की रिपोर्टिंग्स वगैरह, वो भी ये काम करती है। तो ये कंपनी का बेसिक काम है। तो कंपनी असेट लाइट मॉडल पे सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है, असेट लाइट, तो इसलिए कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोइंग मोड पे चल रही है। कंपनी का रिसेंटली सेल्स 22%, प्रॉफिट 36% ग्रो हुआ है। पी रेशियो इंडस्ट्री के बराबर चल रहा है, इंडस्ट्री का भी 17, इसका भी 17 चलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.15, मतलब डेट एसेट्स बहुत ज्यादा कंपनी में नहीं है। अब अगर अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आप देखो प्रमोटर ने भी कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंक्रीज करा है, यहाँ पर स्टेक, और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर जैसे 53.8% था, 54.52% हो गया। प्रमोटर ने भी यहाँ पे इंक्रीज करा है। सिमिलरली एफआईआई देखोगे तो आप एफआईआई ने भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करा है यहाँ पर पे, तो 10.16% से कंटिन्यूअस इंक्रीज करते करते 11.82% हो गया। तो ये अभी मैंने आपको डाटा लगा रखा है, मैंने एंजल वन वेबसाइट का स्नैपशॉट लगाया हुआ है, आप चाहो तो वो डाटा वहां से देख सकते हो। तो प्रमोटर एफआई कुल मिला के दोनों बाय कर रहे हैं। इस कंपनी के कुछ अदर फैक्टर भी अपन देख लेते हैं। कुछ ग्रोथ फैक्टर क्या है, देखो इनके पास जो ग्लोबल क्लाइंट बेस है वो डाइवर्सिफाइड सेक्टर, यानी कि किसी एक ही सेक्टर के, बैंकिंग सेक्टर का नहीं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ई कॉमर्स, हर तरह के क्लाइंट है, तो डाइवर्सिफाइड क्लाइंट है। रिस्क इसकी मतलब थोड़ी डाइवर्सिफाइड हुई हुई है। साथ में भी सबसे ज्यादा बड़ा ग्रोथ फैक्टर की जो भी बीएफएसआई की कंप्लायंसेस है, केवाईसी की डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है। मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की केवाईसी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन भी बोलता है कि भाई आप कोई भी अगर कस्टमर आएगा तो उसकी केवाईसी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। इस वजह से उनको रिकरिंग रेवेन्यू मिलता जा रहा है, क्योंकि इनको बड़े बड़े बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट है कि जितनी भी केवाईसी होगी वो आप लोग हमारे करने वाले हो। ये
कंपनी एआई अडॉप्ट करते जा रही है, एआई अडॉप्ट की वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और मार्जिन भी इसकी इंक्रीज होती जा रही है। साथ में मैनेजमेंट का 2027 का गाइडेंस है कि 2027 के अंदर भी वो डबल डिजिट ग्रोथ तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर अचीव कर ही लेंगे। तो ये अपनी पहली कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल की बात भी कर लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल देखोगे, रेवेन्यू 22% से ग्रो हुआ है, EBITDA 28% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 30% से ग्रो हुआ है। मतलब जितना रेवेन्यू ग्रो हुआ है, रेवेन्यू से ज्यादा तो इनका प्रॉफिट और EBITDA ग्रो हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा खासा उठा रही है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी भी बात करते हैं जो है गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया क्या करती है? गैब्रियल इंडिया जो आपने देखा होगा कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर के अंदर अगर अपन वो शोकर जिसको अपन बोलते हैं गाड़ी के शोकर की, अगर अपन खराब रोड पे जाते हैं, धच के आते हैं, रोड खराब होती है तो अपन को शोक अब्सॉर्ब करने के लिए शोकर होता है, सस्पेंशन होता है। जैसे अपन बोलते हैं खराब रोड है तो अगर गाड़ी चला रहा है किसी इंसान को बोलते हैं भाई शोकर टूट जाएंगे, सस्पेंशन टूट जाएंगे, ये वही शोकर और सस्पेंशन बनाती है सब। तो मेनली ये शोकर सस्पेंशन वगैरह बनाती है। इवन रेलवे के जो सस्पेंशन, रेलवे के शोकर होती है वो भी यही बनाती है। जितने भी बड़े बड़े आप ऑटो कंपोनेंट के नाम जानते हो, जैसे मतलब ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के, सब इसी से शोकर जनरली लेते हैं। जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, बजाज, हीरो सब लोगों के लिए बनाती है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कॉमर्शियल व्हीलर्स जो होते हैं, ट्रक वगैरह, ट्रक टेम्पो, इनके लिए भी शोकर बनाती है। इवन रेलवेज के लिए भी ये शोकर बनाती है। कंपनी का प्रॉफिट 21% से ग्रो हुआ है, सेल्स 16% से, मतलब सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो हुआ है, अच्छी बात है। पर पी रेशियो ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 36, इसका 70 चलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% चल रहा है, सही चल रहा है। डेट इक्विटी 0.11 डेट कंपनी में बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं। बाकी अगर कंपनी के वापस से शेयर होल्डिंग की बात करोगे, मैंने एंजल वन का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ, आप देख सकते हैं। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, 55% से बढ़ के 63% हुई है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है यहाँ पर। एफआई की होल्डिंग में अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, 5.98 से 6.51% इंक्रीज हुई है। कंटिन्यूसली एफआई और प्रमोटर इंक्रीज करते जा रहे हैं अपनी होल्डिंग को। कंपनी के अदर फैक्टर की अगर आप बात करोगे तो मेन अभी इसका ग्रोथ फैक्टर चल रहा है प्रीमाइजेशन। पहले ये जो नॉर्मल लोअर क्लास गाड़ीज के लिए जो शोकर बनाता था, आजकल ये हाई क्लास जितने भी शोकर होते हैं, बड़ी बड़ी एसयूवी होती है, प्रीमियम कार्स के लिए बना रहा है, जिसकी वजह से इसकी मार्जिन इंक्रीज हो रही है। साथ में ये आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट भी बनाने लग गया, गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसके जो मार्जिन और रिकरिंग रेवेन्यू इसका इंक्रीज होता जा रहा है। बाकी आप देखोगे कंपनी का एक तरह से मोनोपोली टाइम है, सबसे बड़ा मार्केट है, 50% मार्केट शेयर है। 2 व्हीलर के जो भी सस्पेंशन वगैरह बनाने होते हैं, वो सबसे बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर इसी का है। ओला इलेक्ट्रिक, एथर, टीवीएस सब इसी से लेते हैं। साथ में कंपनी अब सनरूफ भी बनाने लग गई, मतलब इसने इनाल्फा के साथ पार्टनरशिप कर ली, क्योंकि आजकल हर गाड़ी के अंदर जो प्रीमियम फीचर्स लोगों को चाहिए, सनरूफ सबको चाहिए, तो ये सनरूफ में भी आने लग गई है। तो कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है। वही कंपनी के फाइनेंशियल देखोगे, कंपनी का फुल ईयर का अगर आप देखोगे प्रॉफिट वगैरह, तो रेवेन्यू 14% से ग्रो हुआ है, EBITDA 15% से ग्रो हुआ और पीबीटी 7% से ग्रो हुआ है। हालांकि देखने से लगेगा कि रेवेन्यू से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम ग्रो हुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वन टाइम आपको पता होगा, वन टाइम एक वेजेस कोड लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एक अकाउंटिंग का एडजस्टमेंट है, इस वजह से इनका प्रॉफिट कम दिख रहा है। अगर वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट आप हटा दोगे तो इनका प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी अपनी डिफ्यूजन इंजीनियर। डिफ्यूजन इंजीनियरिंग क्या करती है? देखो, आप जितनी भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मशीनरी देखते हो ना, जितनी आप माइनिंग की मशीनरी देखते हो, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्लांट देखते हो, जितनी भी कॉम्प्लेक्स बड़ी से बड़ी मशीन होती है, उन बड़ी से बड़ी मशीन के अंदर कुछ वेल्डिंग कंज्यूमेबल चाहिए होता है, क्योंकि उन मशीन के पार्ट्स को चिपकाने के लिए कुछ कंज्यूमेबल चाहिए होते हैं वेल्डिंग करने के लिए। आपको देखा होगा कि मेटल को वेल्डिंग करते हैं तो कुछ अपन को साथ में कुछ पार्ट्स चाहिए होते हैं, मतलब कुछ कंज्यूमेबल चाहिए होते हैं, जिससे वो मशीन आपस में टिकी रहे। तो बड़े बड़े जो प्लांट बनते हैं, चाहे माइनिंग हो, टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, जितने भी बड़े बड़े प्लांट बनते हैं, आपको देखा होगा बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए ऐसा वाला, तो इन सब के लिए वेल्डिंग कंज्यूमेबल ये सप्लाई करती है। और जितनी बड़ी बड़ी मशीन को, उनको हैवी मशीन को रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज भी देती है। तो ये इसका सबसे बड़ा रिकरिंग रेवेन्यू है कि भाई जितनी बड़ी बड़ी मशीन है उनको रिपेयर मेंटेनेंस का काम भी इसी का ही है, तो इसका रिकरिंग रेवेन्यू आता रहता है। बड़ी बड़ी जो माइनिंग कंपनी है, जितनी भी टेक्सटाइल कंपनी है, इसको कॉन्ट्रैक्ट देके रखती है कि हमारी मशीन का रिपेयरेंस आप देखोगे। साथ में वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड भी बनाती है, वायर एंड हैवी इंजीनियरिंग का काम भी करती है। तो मशीन के रिलेटेड सारे काम करती है कि मशीन कुल मिला के सही से चलनी चाहिए, मशीन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह की मशीन हो। इसके क्लाइंट जो स्टील की कंपनी है, माइनिंग की कंपनी है, पावर कंपनी है, रेलवे कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, ये सारे के सारे इसके क्लाइंट है, और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं। कंपनी का सेल्स 24% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 54% से ग्रो हुआ है, मतलब कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। कंपनी का पी रेशियो 43 चलता है और इसका पी रेशियो 31 चलता है, तो मतलब कंपनी भी अंडर वैल्यूड चल रही है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.07 चल रहा है, मतलब दोनों सही चल रहा है यहाँ पर। अब कंपनी के अपन यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग की बात करेंगे, तो अगेन प्रमोटर और एफआई ने दोनों ने कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज करा है 69.7% से, हालांकि 69.76% हुआ है, बहुत ज्यादा फर्क तो ऐसे नहीं आया है, पर 0.06% भी आजकल वैसे अगर आप अमाउंट में देखोगे तो बड़ा हो जाता है, क्योंकि इनकी कंपनी जब बड़ी होती है तो अमाउंट भी, ये छोटी छोटी चीज भी बड़ी हो जाती है। साथ में एफआई ने भी 0.02 करके 0.4%, मतलब एफआई ने एक तरह से यहाँ पे होल्डिंग अपनी डबल कर ली है एक तरीके से, आप ये देखोगे तो प्रमोटर एफआई ने भी इंक्रीज करी है यहाँ पर अपनी होल्डिंग। अब उसके बाद अगर आप देखोगे अदर फैक्टर, तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक वैल्यू 170 करोड़ की पड़ी हुई है, अच्छी ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है, स्मॉल कैप
कंपनी के हिसाब से। ग्रोथ फैक्टर तो ये है कि जो भी इसके क्लाइंट है ना वो भी बूम पे चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर कैपेक्स रिवाइवल है, इंडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो इस चीज जितनी भी स्टील, सीमेंट, माइनिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी कंपनी है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, और जितनी इनकी डिमांड बढ़ेगी इनकी मशीन को रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, और वो रिपेयर की सर्विस कौन प्रोवाइड कराएगा? यही कंपनी कराएगी। उसके बाद पीएलआई स्कीम भी चल रही है, क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश बहुत ज्यादा चल रहा है कि वेल्डिंग के जो प्रोडक्ट है अब इंपोर्ट मत करो, इंडिया के अंदर बनाओ। इस वजह से गवर्नमेंट प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी दे रही है, सब्सिडीज दे रही है एक तरीके से। एक्सपेंशन की बात करें तो रिसेंटली कंपनी का आईपीओ आया था, तो रिसेंटली इसने जो भी पैसा उठाया था उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब इनकी मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए यूज कर रही है। बाकी मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट ईयर की गाइडेंस है कि 15 से 18% का वो सीएजीआर तो नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में हर साल इतना तो अचीव वो कर ही लेंगे, डबल डिजिट ग्रोथ तो उनको मिल जाएगी। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, रेवेन्यू इनका 21% से ग्रो है, EBITDA इनका 21% से ग्रो है, पीबीटी इनका 38% से ग्रो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39%। मतलब जितना इनका इनकम ग्रो है उससे ज्यादा तो इनका यहाँ पर प्रॉफिट ग्रो हुआ हुआ है। तो ये अच्छी बात होती है, ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब इन्होंने कंपनी ने ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छे से उठाया है। अब अपन नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जो अपना इन्वीरो इंफ्रा इंजीनियर। ये कंपनी क्या करती है? वाटर ट्रीटमेंट ईपीसी करती है। आपको पता है वाटर की डिमांड अभी बहुत ज्यादा चल रही है कि हर एक चीज के अंदर जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है पानी अपन को चाहिए होता है, चाहे अपन डेटा सेंटर की बात करें, चाहे अपन एआई की बात करें, चाहे अपन सेमीकंडक्टर की बात करें, चाहे अपन हाइड्रोजन की ग्रीन हाइड्रोजन की बूम चल रही है उसकी बात करें, चाहे कोई सी भी कंपनी ले लो, इंडस्ट्रियल डिमांड, चाहे टेक्सटाइल की बात कर लो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, जितनी भी है हर जगह पानी चाहिए होता है। इवन बेसिक इंसान को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है, तो वाटर के बिना कुछ नहीं होना, और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे बड़ा तो हमारे अभी देश के बहुत माननीय एक गडकरी जी नाम के व्यक्ति है, उन्होंने जो इथेनॉल इंट्रोड्यूस करा है उस वजह से तो आपको पता है पानी की जो डिमांड हो रही है उस वजह से। तो अब इन सबको क्या चाहिए होते हैं? जितने भी डाटा सेंटर है, सेमीकंडक्टर है, इथेनॉल, इनको अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है, खराब पानी तो इसमें यूज नहीं ले सकते। तो कंपनी को प्योर बनाने का काम कौन करती है? वाटर ट्रीटमेंट का काम कौन करती है? ये कंपनी करती है, इन्वीरो इंफ्रा इंजीनियरिंग, जिसको अपन ईआई कंपनी कहते हैं। तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाती है। जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जैसे रिलायंस वगैरह है, अगर इनको सेमीकंडक्टर प्लांट डालने हैं तो ये जो भी वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी वगैरह है ना, पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कंपनी सेटअप करेगी, इवन उनके लिए मेंटेन भी करेगी। सीवेज प्लांट भी डालती है, साथ में ये कॉमन इन्फ्लुएंट प्लांट भी डालती है। तो सीवेज जितने भी होते हैं म्युनिसिपैलिटी के उसके लिए भी ये प्लांट डालती है। तो मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस का मॉडल ग्रोइंग है यहाँ पर। सेल्स कंपनी की 7% और प्रॉफिट भी 7% ग्रो हुआ है ये लास्ट ईयर में। बट अगर 3 साल का सीएजीआर देखोगे तो कंपनी की सेल्स 105% और प्रॉफिट 174% ग्रो हुई है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड चलता है, इंडस्ट्री का 26, इसका 20 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% और डेट टू इक्विटी 0.34 चल रहा है, मतलब दोनों सही चल रहा है। बाकी कंपनी के अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पर पे प्रमोटर एफआई की होल्डिंग, तो प्रमोटर ने हालांकि 17.09 से 70.19 करे, यहाँ पर प्रमोटर ने इंक्रीज करी है। पर इस जगह अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे मार्च टू मार्च तो एफआई ने डिक्रीज करे। पर अगर आप उसके बाद देखोगे तो उसके बाद मतलब एफआई को कुछ तो ऐसा रियलाइज हुआ है कि वो वापस से इंक्रीज करने लगा, जैसे 0.34 से 0.42, फिर 0.4 वापस से, फिर 0.58। तो एफआई ने वापस से कंटिन्यूस परचेज वापस से शुरू कर दी थी यहाँ पर तो अगेन दोनों परचेस कर रहे हैं। देन उसके बाद अदर फैक्टर अगर आप देखोगे तो कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू 5600 करोड़ की पड़ी हुई है। मेन ग्रोथ फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी है, एआई डेटा सेंटर, सबको पानी चाहिए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए। साथ में नमामि गंगे की गंगा रिवर को साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए। जल जीवन मिशन की सारे गांव तक, रूरल एरिया तक पीने लायक पानी पहुंचे, तो पीने लायक पानी कौन बनाएगा? उसको वाटर ट्रीट करके यही कंपनी बनाएगी। इस तरह से अर्बन सीवरेज के प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चल रही है, ये सब चीजें चल रही है। साथ में कंपनी की एक सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड फैक्टर है, मतलब एक्सपेंशन फैक्टर है, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ गई कि वो सोलर, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इन सब के अंदर प्रोडक्शन में भी आ गई। इसकी एक सब्सिडी है सुयोग ऊर्जा करके, उसके थ्रू ये आई है। साथ में इसकी 2 होली ओन्ड सब्सिडी अभी इसने न्यूली इनकॉर्पोरेट करी है, जिससे वो सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट बनाएगी। सबसे अच्छी चीज इस कंपनी की है कि जितने भी ईपीसी के काम होते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, जो पूरा ईपीसी लगता है, पूरा कंस्ट्रक्शन लगता है, वो कंपनी का इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है, सिविल और इंजीनियरिंग टीम पूरी इन हाउस है। वरना जनरली बाकी जो वाटर ट्रीटमेंट कंपनी होती है वो उसको आउटसोर्स करती है। तो इस वजह से ये सेल्फ रिलायंट है, जिसका मार्जिन भी इंक्रीज हो जाता है। इनका EBITDA मार्जिन 24% एक्सेप्शनल चल रहा है। कंपनी का टारगेट है कि जो इनका वाटर वाला जितना भी इनका ट्रीटमेंट का प्लांट है, उससे इनका रेवेन्यू नेक्स्ट 3 साल में 3 गुना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बाकी कंपनी की अगर आप बात करो तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, EBITDA इंक्रीज हो रहा है, पैट इंक्रीज हो रहा है। पर हालांकि ये बात है कि जनरली EBITDA इंक्रीज तो हुआ है लास्ट 3 सालों में, पर जस्ट पिछले साल के अंदर EBITDA की मार्जिन और पैट की मार्जिन डिक्रीज हुई है। अमाउंट तो इंक्रीज हुआ है पर मार्जिन थोड़ी डिक्रीज हुई है, वो थोड़ी खराब चीज होती है। अब उसके बाद अपनी नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, जो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज। ये कंपनी क्या करती है? ये जो विंड एनर्जी है ना, विंड एनर्जी जितनी भी ऐसी होती है, टर्बाइंस होती है विंड एनर्जी की, जो चक्री होती है गोल गोल, मतलब पूरे के पूरे विंड एनर्जी के जितने भी पावर प्लांट होते हैं, उन सबको रिपेयर मेंटेनेंस का काम प्रोवाइड करती है ये। तो एक तरह से मान लो मोनोपोली की जनरली ऐसी कंपनी और कोई एग्जिस्ट नहीं करती, जो केवल विंड एनर्जी की जितनी भी विंड है ना, विंड एनर्जी वाले पावर प्लांट है, उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम, ऑपरेट एंड मेंटेनेंस का काम करती है। तो इसकी एक होल्डिंग कंपनी जो आपने सुना होगा आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड का काम क्या है? आइनॉक्स विंड का काम है कि जितने भी पावर विंड एनर्जी के जो टर्बाइन
टर्बाइंस वगैरह उसको मैन्युफैक्चर भी करती है और विंड एनर्जी के जो पावर प्लांट है उनको पूरा का पूरा बनाती भी है, खुद से मेंटेन भी करती है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करती है, मतलब हर तरह का काम करती है। तो उसी से डीमर्ज होकर इसको बनाया विंड एनर्जी O&M, जिसका काम केवल ऑपरेट एंड मेंटेनेंस का। तो अब आप देख लो विंड एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड तो अच्छी खासी है, तो जितनी उसकी डिमांड होगी नए नए पावर प्लांट डलते जाएंगे विंड एनर्जी वाले, और जितने पावर प्लांट डलेंगे उनको ऑपरेट एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो ये कंपनी करने वाली है। बात की ये एन्युटी स्टाइल कैश फ्लो मॉडल पे चलती है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाती है, इसको एक पहले 10-20 साल का प्रोजेक्ट दे देती है कि ये 10-20 साल तक तुम ही मेंटेन करोगे, तुम इसको रिपेयर करोगे, तो इसका हर ईयर का रेवेन्यू फिक्स होता है जनरली कि अच्छा खासा मिलेगा। तो इस वजह से असेट लाइट मॉडल पे काम करती है, तो कंपनी असेट लाइट मॉडल की कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना, ज्यादा असेट नहीं लगानी, तो इस वजह से कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। सेल्स इसका 19% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट इसका 512% से ग्रो हुआ है एक्सेप्शनली। पी रेशियो इंडस्ट्री का 55 चलता है, इसका 77 तो ओवरवैल्यूड चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अच्छा नहीं है, अभी 6% चल रहा है, ठीक है। डेट टू इक्विटी 0.05, डेट कंपनी में ना के बराबर है ही नहीं एक तरीके से। बाकी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने भी 55% से इंक्रीज करके 56% करा है। एफआईआई ने भी यहाँ पर तो एक तरह से अगर आप ये देखोगे तो ये कम करा है, बट अगर आप देखोगे वापस से एफआई सेम अगेन इंक्रीज करना शुरू हो गई, पहले 7% था, फिर 7.88, 7.57, फिर 8.74, तो ओवरऑल वापस से एफआई इसको खरीदना शुरू हो चुकी है वापस से। तो प्रमोटर एफआई दोनों यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। बाकी इसके अदर फैक्टर अगर आप देखोगे, कंपनी में ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है 3.1 गीगावाट की, साथ में इसको अभी पता है विंड एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की पुश वजह से इसको बेनिफिट मिलता जा रहा है। क्राइसिल ने अभी रिसेंटली इसकी रेटिंग रीअफर्म करी कि जो पहले AA1 थी उसी को सेम रखा है, असेट लाइट मॉडल पे काम कर रही है। इस वजह से कंपनी असेट लाइट मॉडल जितने भी होते हैं वो ग्रो ज्यादा करते हैं, क्योंकि ग्रो करने के लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इनको कैपेक्स चाहिए नहीं होता है। पर कंपनी की एक रिस्क फैक्टर है, कंपनी के बाद डेटर जो है ना वो बहुत हाई डेज के हो गए, 216 दिन में डेटर उनको रुपए दे रही है, गलत है, मतलब बहुत लंबा चाह रहा है इसका। बाकी अगर आप देखोगे तो इसका इनकम 69% से, EBITDA 71% से, पीबीटी इसका 223% और पैट इसका 373% से, और वो जो कैश पैट है वो उसका 362%, मतलब सब कुछ एक्सेप्शनल इसका ग्रो हुआ है। तो ये अपनी सारी कंपनी हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड हाँ, आपको कौन सा शेयर अच्छा लगा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपको ये शेयर जनरली अच्छा लगा, या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट करके जाना, और अच्छा लगता है और तो कुछ नहीं। एंड हाँ, एक और चीज़ की भाई बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमको ना, मतलब बहुत से लोग ट्रेडिंग और वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट में लॉस करते जा रहे थे, तो लोगों का आ रहा था सर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हम सही से नहीं सीख पा रहे, आए दिन लॉस ही कराते हैं। तो इस वजह से भाई मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का कोर्स आप लोगों के लिए डेवलप करा है। बिल्कुल बेसिक कि आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता, वहां से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल इन्वेस्टमेंट करना और ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी करनी है, जो खुद मैं पर्सनली अपना करोड़ों का पोर्टफोलियो जनरली हैंडल कर रहा हूं। मैं खुद भी पूरा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ करता हूं, बिल्कुल बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना वैसा मैंने वापस सिखाया आपको। साथ में आपकी वीकली बेसिस पे उस पर लाइव क्लासेस भी रहेगी, लाइव सेमिनार भी रहेंगे, कि कुछ भी इशू कोई नई स्ट्रेटेजी तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो वो अभी नए लॉन्च करा है, लोगों के इन कोर्सेज की वैल्यू लाखों रुपए में होती है, आप देखोगे। ये मैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर रख रहा हूँ, क्योंकि बेसिक एजुकेशन है, सबको आना चाहिए, बेसिक चीज है ये, तो बहुत नॉमिनल प्राइस में रख रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, अभी स्टार्टिंग ऑफर है तो आप ये ग्रैब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में।